नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला। और आज दोस्तों मौर्य वंश का चौथा पार्ट पढ़ने आए हैं। जैसा कि सामने टॉपिक है आपके, अशोक महान को पढ़ने आए हैं। दोस्तों हम लोग उस शासक को पढ़ने आए हैं जिसने विश्व में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हुए भी शांति और अहिंसा का पाठ बाद में पढ़ाया। लेकिन पहले उसकी जो प्रारंभिक जीवन है उसकी चर्चा करेंगे कि पहले अशोक किस प्रकार से आपके कहते शक्तिशाली थे, कैसे उनमें आपके एक कुल मिला के अशोक चंडाशोक था, बाद में धम्माशोक बन गया, किस प्रकार से वो निष्ठुर था और पूरी तरह से क्या हो गया, उसके जीवन में बदलाव आ गया, कैसे आया, उसकी चर्चा दोस्तों अपन करेंगे। यहाँ उस शासक के बारे में पढ़ेंगे जिस शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार इस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए जो चक्रवर्ती आदर्श था चाणक्य का अर्थशास्त्र में है उसको बनाए रखा और भी उसमें कलिंग रूपी भाग को जोड़ा। और जो कौटिल्य की दोस्तों एक पॉलिसी थी, नीति थी, लौह विजय, ध्यान करिएगा, लौह विजय, उस लौह विजय के स्थान पर शांति विजय की इन्होंने क्या की, आपकी बात की। ये आपका क्या है, ये भी क्या है, आपका बदलाव देखने को मिलेगा। चलेंगे अपन लोग आगे। फिलहाल अशोक महान को पढ़ना है दोस्तों, और ऐसा शासक जिसने भारत ही नहीं, प्राचीन भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से क्या किया, अपना नाम रोशन किया। और विश्व के महानतम शासकों में दोस्तों इसका नाम क्या है, आपका लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम शासकों में इसका नाम लिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसके सिद्धांत, इसके विचार, इसके कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। मतलब आज भी उनकी क्या है, आपकी ज़रूरत है। यही आपका क्या है, अशोक का महत्व है, क्योंकि इसने जन कल्याण के लिए नहीं, प्रजा कल्याण के लिए नहीं किया, लेकिन मानव मात्र कल्याण और जीव मात्र कल्याण की क्या है दोस्तों बात कहिए, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाइए, थोड़ा सा आज अशोक के जो जीवन परिचय है पार्ट 1 है उसकी क्या करें दोस्तों चर्चा करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ अशोक को क्या कर रहे हैं अपन लोग, 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक तो दोस्तों उसका प्रारंभिक जीवन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका दोस्तों क्या करेंगे अपन लोग ये कलिंग युद्ध पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध पढ़ेंगे। 2 पार्टों में अशोक को क्या है थोड़ा सा पढ़ेंगे। आ जाइए प्रारंभिक जीवन। दोस्तों कोई भी शासक होता है, सबसे पहले उसका डेटिंग, जन्म कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, कब गद्दी पर बैठे, मृत्यु कब हुई, तो आ जाए पहले यहाँ देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले है 304 BC, फिर उसके बाद है दोस्तों 273 BC, फिर है 269 BC, फिर है 261 BC, उसके बाद दोस्तों पढ़ना है 232 BC। यहाँ इतना देखना है। ये जो आपका दिख रहा है ये पहली है, ये दोस्तों जन्म है। ये आपको बता दें गद्दी प्राप्त है, सत्ता संघर्ष 4 साल चला। यहाँ दोस्तों ये राज्याभिषेक है, ये क्या आपका राज्याभिषेक की डेट है, ये 269। यहीं से उनका कालक्रम गणना क्रम दोस्तों स्टार्ट होता है। यहाँ ये कलिंग विजय है। यहाँ दोस्तों क्या है, इनका देहावसान है या इनकी मृत्यु है। यहाँ थोड़ा सा बता दें जन्म की डेट कम आती है, लेकिन हाँ ये जो सत्ता संघर्ष इतने दिन चला, 4 साल चला, तो आपका ये थोड़ा सा क्या है अपन देखेंगे। थोड़ी सी कलिंग युद्ध की भी दोस्तों डेट आती है, बहुत परीक्षा में आती है, कई बार आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। मृत्यु की डेट कम आती है, लेकिन फिर भी सब देखना है अपन लोगों को। चलिए आ जाए, वापस आइए। सबसे पहले तो स्वाभाविक है आपका ये जो इसका नाम का जो अर्थ है दोस्तों, ये अर्थ है शोक रहित। अशोक अर्थ क्या है, शोक रहित, कोई शोक न हो, निश्चिंतता है, इस प्रकार से क्या है आपका ये नाम का जो अर्थ है दोस्तों, ये शोक रहित है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें जो अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है
ये प्रारंभिक जीवन बौद्ध धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से क्या है देखने को मिलता है। और आपको बता दें बौद्ध धर्म ग्रंथों में आपका जो प्रारंभिक जीवन में उसमें थोड़ा सा बता दें, ये जो ग्रंथ हैं उसमें दिव्यावदान है, दीपवंश है, महावंश टीका है, और आपका क्या है थोड़ा सा हालांकि से कुछ विदेशी लेखक भी क्या कहते हैं उनका जिक्र करते हैं, लेकिन मेन आपका क्या है यही है आपका ये और उसमें दक्षिणी ग्रंथ दोस्तों ज़्यादा हैं, आपका श्रीलंका के ग्रंथ क्या है आपका ये ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले स्वाभाविक है इनकी माता। तो माता दोस्तों एक नाम धर्मा मिलता है, इन्हीं को सुभद्रांगी भी कहते हैं, और एक नाम और मिलता है दोस्तों जनपद कल्याणी। जनपद कल्याणी की दोस्तों क्या मिलता है ये नाम मिलता है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो इनकी माता थी ये चंपा आपके क्या है राज से संबंधित दोस्तों क्या है थी, कौन, धर्मा सुभद्रांगी जनपद कल्याणी। और जो पिता स्वाभाविक है जानते हो आप लोग, पिता तो बिंदुसार हैं, बिंदुसार। यहाँ दोस्तों आपको बता दें सिंगली ग्रंथों में और सब में अशोक को 99 भाइयों का हत्यारा कहते हैं। यहाँ सब जानते हो आप लोग, इन लोगों के आपका ये बिंदुसार के 16 रानियाँ थीं और 101 क्या थे दोस्तों ये पुत्र थे। यहाँ लेकर ये जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों दिव्यावदान है, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान में और ही भाई की बात करता है, लेकिन एक सुसीम और आपका विगताशोक, दो की क्या कहता है दोस्तों बात करता है दिव्यावदान। यहाँ दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें अशोक की 5 पत्नियों और 4 पुत्रों 2 पुत्रियों का दोस्तों क्या होता है आपका अभिलेख पुस्तकें सब में क्या है आपका जो उल्लेख हुआ है, ये थोड़ा सा आपको क्या करना देखना है। तो सबसे पहले तो जो उसकी पत्नी है जो कि परीक्षा में आता है आपको सबको मालूम है, पिछली क्लास में अपन ने देखा है कि अपने पिता के समय अशोक कहाँ का उपराजा था, सब जानते हो आप लोग अपने पिता के समय ये अवंती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये अवंती का क्या था, ये उपराजा था। अवंती का क्या था, ये उपराजा था, कौन, अशोक। यहाँ आपको सबको मालूम है अपने पिता के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तो यहाँ दोस्तों क्या किया था इसने, तक्षशिला के क्या किया था आपका ये विद्रोह को भी क्या किया था आपका ये दबाया था जब ये युवराज था। तक्षशिला के क्या किया था विद्रोह को दबाया था जब क्या था दोस्तों ये युवराज था। और यहाँ थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि ये आपका अपने मध्य भारत में मध्य प्रदेश में एक दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा जिला है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों यहाँ एक उसका अभिलेख मिला है और अभिलेख का नाम है पनगड़िया अभिलेख। ये स्पष्ट रूप से आपका क्या है ऐसा उल्लेख मिला है कि आपका पनगड़िया में अशोक जब युवराज था तो बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए आपका गुफाओं में क्या है आपका ये गया था। आपका ये पनगड़िया अभिलेख इस प्रकार से क्या है आपका ये बताता है। ये आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या है पड़ेगा, बुधनी तहसील में वहाँ पर क्या है पड़ेगा। उसको बुधनी अभिलेख भी क्या है दोस्तों ये कहते हैं। ये सामान्य परिचय चल रहा है आपका। जब ये अवंती के क्या थे दोस्तों उपराजा थे, तब यहाँ क्या है आपका ये गए हुए थे ऐसा आपका उल्लेख मिलता है। अब आ जाइए इनकी पत्नियों के थोड़ा सा क्या कहते हैं अपन लोग नाम मिल करें। अच्छा सबसे पहले ऐसा आ जाए ये अशोक के बारे में दोस्तों आ जाते हैं नाम उपाधियाँ। तो पहले तो स्वाभाविक है आपका ये अशोक नाम तो है ही है आपका। कहाँ कहाँ अशोक मिलता है ये चर्चा करेंगे। एक आपका राजा भी मिलता है उस उल्लेख, एक है देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, एक मिलता है अशोक वर्धन। ये नाम आपके क्या है मिलते हैं दोस्तों। जो फेमस नाम है ये देवानाम प्रियदर्शी, ये स्वाभाविक है आपका ये अभिलेखों में है। अभिलेखों में सबसे ज़्यादा जो नाम है आपका वो कौन सा है, देवानाम प्रियदर्शी है, यही मिलता है। कुछ अभिलेखों में अशोक है, चर्चा कर रहा है। ये जो अशोक वर्धन इसका नाम है, ये आपको बता दें ये पुराणों में मिलता है। अशोक वर्धन जो नाम मिलता है ये कहाँ मिलता है, ये पुराणों में मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम अशोक सभी अभिलेखों में नहीं मिलता, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो एक दोस्तों आपका अभिलेख है
गुजरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, एक है दोस्तों मस्की जो आपका कर्नाटक में है, एक है दोस्तों नेतूर और एक है दोस्तों उद्गोलन। ये परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो गुजरा है जो मध्य प्रदेश में है, मस्की जो कर्नाटक में है, नेतूर जो आपका क्या है आंध्र प्रदेश में है, उद्गोलन भी कहाँ है आपका ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ क्या मिलते हैं दोस्तों? अशोक के आपके क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं, ये उद्गोलन। यहाँ आपको बता दें ये मस्की कर्नाटक में है, यहाँ मिलेगा आपको ये गुजरा। गुजरा अभिलेख आपका कहाँ है? ये सॉरी आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है आपका ये मिलेगा, दतिया डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। यहाँ दोस्तों इसकी ये राजधानी है, जानते हो आप लोग, ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र राजधानी है। यहाँ दोस्तों ये कलिंग है, कलिंग जानते हो आप लोग, ये उड़ीसा का पुराना नाम है। यहाँ दोस्तों ये नेपाल में 2 नगर बसाए थे अशोक ने और एक उसकी पुत्री ने, ये देवपत्तन और एक है दोस्तों ललितपत्तन। ये नगर आपके क्या है आपके बसाए थे, नगर बसाए थे। यहाँ दोस्तों ये श्रीनगर है। यहाँ आपको बता दें कल्हड़ अपनी राजतंगड़ी में ये कश्मीर का पहला राजा कहता है अशोक को। क्या बोलता है कि ये कश्मीर का जो पहला शासक है आपका, उसको अशोक को कहता है। कौन? आपका कल्हड़ राजतंगड़ी में। तो श्रीनगर भी क्या किया था आपको बता दें, इसी अशोक ने क्या किया था आपका ये बसाया था। ये थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बात हो रही थी कि अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में है? ये गुजरा मध्य प्रदेश में है, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मस्की जो कर्नाटक में उसके नाम मिलता है। नेतूर और उद्गोलन में भी आपको मिलता है। 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी दोस्तों जानते हो आप लोग 40 से अधिक अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख बताएंगे, चर्चा करेंगे, ये सब मिले हैं। इसमें अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी इति उपाधि, इस प्रकार से क्या है आपका उसकी जो प्रिय उपाधि थी आपका, ये आपका दोस्तों क्या है उसमें मिलता है। यहाँ थोड़ा सा चर्चा हो रही थी आपकी अशोक की पत्नियों की, क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो अशोक की पत्नियों में दोस्तों एक तो श्री महादेवी है, ये अच्छा आपको बता दें जब अशोक कलिंग का उपराजा था तो उस समय क्या था आपका दोस्तों, ये ऐसा बताते हैं कि उसी समय ये क्लियर हो गया था कि ये श्री वेद श्री महादेवी से क्या होना है, ये इनका विवाह होना है। एक पत्नी दोस्तों मिलती है असंघमित्रा, एक पत्नी का नाम मिलता है दोस्तों तिस्रक्षिता, एक पत्नी का नाम मिलता है आपका पद्मावती, और एक पत्नी का नाम मिलता है कारुबाकी। एक क्वेश्चन आता है कि अशोक की वह पत्नी, ध्यान करिएगा, अशोक की वह पत्नी जो कि क्या है आपका जिसका उल्लेख है आपका क्या कहे अभिलेखों में है, तो जो कारुबाकी है इसका दोस्तों एकमात्र है, ये ध्यान करिएगा, ये एकमात्र है जिनका क्या है अभिलेखों में क्या है उल्लेख है, बाकी किसी पत्नी का अभिलेखों में उल्लेख नहीं है। ये आपको बता दें ये तीवर की माँ के रूप में है, तीवर की माँ के रूप में दोस्तों क्या है इनका आपका क्या है उल्लेख है। यहाँ आपको सबको मालूम है अशोक के पुत्र थे कुणाल, तो ये जो पद्मावती के जो पुत्र थे दोस्तों वो कुणाल थे। यह आपको बता दें ये जो चूँकि वेदश्री महादेवी ये विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी, ध्यान कीजिएगा, श्रेष्ठी का मतलब कहलाता है धनाढ़ व्यक्ति, नगर सेठ, प्रसिद्ध व्यापारी, व्यापारियों का नेता जो होता था श्रेष्ठी। श्रेष्ठी की चूँकि पुत्री थी, ये किसी प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित नहीं थी, इस कारण से ये सबसे पहले विवाह होते हुए भी ये पटरानी नहीं बन पाई थी। और आपको बता दें ये इनकी जो क्या कहें पुत्र पुत्री थे, ये महेंद्र इनके पुत्र थे, और पुत्र थी आपकी संघमित्रा। संघमित्रा जानते हो आप लोग, ये वही महेंद्र संघमित्रा है जो आपको क्या है क्रमशः
श्रीलंका आपके क्या है बोधि वृक्ष आपको लेकर के गए थे, धर्म प्रचार करने के लिए गए थे श्रीलंका के पास, जो तिस्र राजा था उसके पास दोस्तों गए थे। संघमित्रा श्रीलंका की राजा की पुत्री ने राजकुमारी को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए गए थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दोस्तों ये महेंद्र संघमित्रा श्री देवी की है पुत्री हैं। ये दोस्तों असंघमित्रा ये मुख्य पटरानी थी, अशोक की मुख्य क्या थी दोस्तों, ये पटरानी थी। यहाँ जो संघमित्रा की मृत्यु दोस्तों जल्दी हो गई थी इस कारण से ये जो तिस्रक्षिता है ये बाद में पटरानी बनी। लेकिन आपको बता दें ये तिस्रक्षिता बौद्ध विरोधी पत्नी कही गई हैं। इन्होंने जो आपका बोधि वृक्ष है उसको नुकसान पहुंचाया था। इन्होंने ऐसा बताते हैं आपका ये बोधि वृक्ष को दोस्तों क्या आपका ये नुकसान पहुंचाया था, किसने, तिस्रक्षिता ने। और ऐसा भी है आपका कि ये इसने कुणाल को दोस्तों अंधा करवाया था। अशोक के पुत्र कुणाल को क्या किया था दोस्तों, ये अंधा करवा दिया था, किसने, इसने तिस्रक्षिता ने। ऐसा थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। वेदश्री महादेवी ये परीक्षा में आती हैं दोस्तों। ये बोधि वृक्ष को नुकसान किसने पहुंचाया, कुणाल को किसने पहुंचाया, अंधा किया था कुणाल को तिस्रक्षिता ने। जो कुणाल आपको पद्मावती के पुत्र थे। कादुबा की दोस्तों आपकी एकमात्र पत्नी हैं जो तीबर के माँ के रूप में जिनका उल्लेख आया है दोस्तों आपका अभिलेखों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये अशोक की पत्नियों का है। यहाँ आपको बता दें अशोक की 5 पत्नियों, 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों का दोस्तों क्या है आपका ये उल्लेख है, मिलता है आपका इतिहास की पुस्तकों में, अभिलेखों में सब मिला के 5 पत्नी 4 पुत्र 2 पुत्रियों का दोस्तों क्या है आपका उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा सा क्या है ध्यान दीजिएगा। वैसे जो इनकी पत्नियां अशोक की परीक्षा में आती हैं दोस्तों ये स्टार लगा देते हैं, कादुबा की हैं और वेदश्री महादेवी हैं। जो पुत्र दोस्तों आते हैं पुत्र पुत्रियों में एक ये आती है, ये एक ये आती है और आपके ये क्या है आपका तीबर के माँ के रूप में ये कुणाल, चूँकि उनको उत्तराधिकारी तो ये भी आपके परीक्षा में क्या है आते हैं। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा ये देखना है कि ये सत्ता संघर्ष, ये थोड़ा सा आपको बता दें 304 BC में, ठीक है, अशोक का जन्म हुआ। धर्मा इनकी माता थी। जो दरबार के षड्यंत्र के कारण धर्मा को दरबार से निष्कासन भी सहना पड़ा। बाद में क्या है आपका जब पता चला कि ये गर्भवती हैं और फिर उसके बाद पुनः इनको बुला लिया गया, अशोक पैदा हुए और इसके बाद ये दरबारी संघर्ष दोस्तों क्या है चलते रहे। अशोक बड़े हुए, ठीक है, बहुत सारे आपके क्या है आपका उनकी प्रसिद्धि के आपके बहुत सारे क्या है आपका मतलब वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से क्या थे, बचपन से ही योद्धा थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने पिता के समय पिता के समय ये अवंती के राजा भी बने थे। पिता के समय इनकी उपलब्धि है तक्षशिला के विद्रोह को दबाना, अच्छे से दबाना। और ये थोड़ा सा आपको बता दें अशोक पहले काफ़ी निष्ठुर थे। इस समय क्या थे दोस्तों, काफ़ी निष्ठुर शासक रूप में क्या आपके माने जाते हैं। यहाँ दिव्यावदान आपको बताता है, एक ग्रंथ है दिव्यावदान, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जानते हैं आप लोग, दिव्यावदान बौद्ध है। ये दोस्तों कहता है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार सुसीम को गद्दी मिलनी चाहिए, किसके अनुसार, ये बिंदुसार के अनुसार। लेकिन आपको बता दें मंत्री परिषद जो थी, जो मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद दोस्तों क्या थी, ये अशोक के पक्ष में थी। अशोक के पक्ष में कौन थी दोस्तों, ये मंत्री परिषद थी। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। इस कारण से क्या हुआ सत्ता संघर्ष हुआ। और यहाँ आपको बता दें अभी हमने आपको चर्चा की थी कि अशोक का जो प्रारंभिक जीवन मिलता है वो विशेषकर दक्षिणी बौद्ध ग्रंथों से मिलता है, सिंगली ग्रंथों से मिलता है, दीपवंश और महावंश से क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और यहाँ अशोक को आपका बौद्ध साहित्य में 99 भाइयों का दोस्तों क्या आपका ये हत्यारा कहा गया है। 99 भाइयों को क्या कहा गया है, ये हत्यारा क्या है कहा गया है। और ये दोस्तों जो हत्यारा दिव्यावदान तो ठीक है, ये आपका ये दीपवंश और महावंश दोस्तों जो श्रीलंका के ग्रंथ हैं, ये दोस्तों क्या है, ये 99 भाइयों का हत्यारा कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये क्लियर है क्योंकि अशोक का जो एकदम सही नहीं है, ठीक है। 99 भाइयों का हत्यारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100वां अशोक था और 101 थे, तो एक आपका अशोक का चूँकि सगा भाई था और उस सगे भाई का नाम क्या था दोस्तों, बिगताशोक था। ये इस कारण से इसको ना मारा होगा। इस प्रकार से क्या है बौद्ध साहित्य कहता है जो एकदम से सही नहीं है। लेकिन आपको जो 5वां अभिलेख है, ध्यान सुनिएगा, जो अशोक का जो 5वां अभिलेख है दोस्तों, ये 5वां अभिलेख क्या कहता है,
कुछ जीवित भाइयों की बात करता है। अशोक के समय भी मतलब क्या थे आपके ये जीवित भाइयों का क्या कहता है, ये वर्णन करता है। इसका मतलब क्लियर है कि हाँ सत्ता संघर्ष जरूर हुआ होगा, लेकिन ये पूरे 99 भाइयों को इसने क्या आपका ये न मारा होगा। तो दोस्तों ये पिता की मृत्यु के बाद जैसे ही अशोक को क्या है गद्दी मिली, इसके बाद राज्याभिषेक को गद्दी प्राप्त के बीच में 4 साल का दोस्तों अंतर है। मतलब गद्दी तो मिलेगी 273 में, लेकिन बाद में उसने 269 में 4 साल बाद दोस्तों क्या आपका राज्याभिषेक क्या है इसने अशोक ने करवाया था। और यही आपका बीच का समय है, यही आपका दोस्तों क्या है आपका ये सत्ता संघर्ष। तो सत्ता संघर्ष कितने साल हुआ, ये 4 वर्ष का। तो सत्ता संघर्ष क्या है आपका ये 4 वर्ष का। ये दोस्तों अपन क्या हल्का सही देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो आपका ये हो गया। यहाँ थोड़ा सा बता दें अशोक के बारे में। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ठीक है उतना सुंदर नहीं था। महल की किसी स्त्री ने इसे आपका जो रनिवास की स्त्री है उसमें से किसी ने इसको क्रूप कह दिया था। तो दोस्तों इसने गुस्से में आकर के 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था दोस्तों। ऐसा भी आपका क्या है बौद्ध धर्म कहते हैं। कुल मिला के ये बौद्ध ग्रंथ कलिंग युद्ध के पहले, बौद्ध धर्म के प्रभाव के पहले अशोक को चंडीय गुणों से युक्त कहते हैं। अशोक को एक आपका निष्ठुर शासक रूप में दोस्तों क्या कहते हैं ये वर्णन करते हैं बौद्ध ग्रंथ, विशेषकर दीपवंश, महावंश और साथ में दिव्यावदान भी दोस्तों क्या कहता है। ये थोड़ा सा इसका पुट में पुट आपका ये मिलाता है। तो ये दोस्तों ये तो हो गया आपका ये अशोक का ये प्रारंभिक जीवन हमने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपका प्रारंभिक जीवन हुआ। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें अशोक ऐसा नहीं कि कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, पहले भी बौद्ध धर्म से क्या था दोस्तों प्रभावित था। चर्चा करेंगे, धर्म में पढ़ेंगे अपन लोग। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मिलती है, यहाँ चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो राजकुमारी था तभी आपका ये दिव्यावदान वगैरह बताते हैं कि ये बौद्ध संतों से मिलता रहता था। लेकिन आपका जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पनगढ़ी अभिलेख है उसमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की गुफाओं में अभी उनसे बौद्ध भिक्षुओं से इनकी मुलाकात अशोक की होती रहती थी, गए थे मिलने के लिए। इस प्रकार से आपका क्या है दोस्तों उल्लेख आता है आपका ये। चलिए, तो ये ठीक है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, इसका मतलब क्या है 262 BC में, कलिंग युद्ध के 1 साल पहले ऐसा बताया जाता है कि 7वें वर्ष। ध्यान रहे दोस्तों ये जो राज्याभिषेक के से जो आपका ये तिथि गणना है, ध्यान सुनिएगा, राज्याभिषेक की तिथि गणना जो है आपका वहाँ से तिथि गणना है, ये विश्व में अनोखा क्या है दोस्तों आपका ये प्रयोग है। ये अशोक ने ही किया है कि राज्याभिषेक समय से पूरी तिथि गणना, पूरे अभिलेखों का वर्णन ही इसी तिथि के अनुसार दोस्तों क्या है ये चलते हैं। कौन सी, ये इसके अनुसार के आपका चलते हैं। बताएंगे आपको कि कलिंग का युद्ध हुआ राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 269 में राज्याभिषेक हुआ, 261 यानी कि 8वें वर्ष क्या हुआ दोस्तों ये कलिंग युद्ध हुआ। चर्चा करेंगे तो सीधा सीधा ये है कि राज्याभिषेक के 7वें वर्ष यानी कि 262 BC में, 262 BC में आपको बता दें ये अशोक का पुत्र था सुमन, सुमन का पुत्र था निग्रोध। ध्यान सुनिएगा, अशोक के भाई का लड़का निग्रोध था और ये आपका एक आरंभ से ही विचित्र गुणों से युक्त था। ये दोस्तों बालक था और ये आपको बता दें ये 4 वर्ष का बालक था। 4 वर्ष का क्या था दोस्तों ये बालक था। ये 4 वर्ष का बालक था। तो ये निग्रोध के प्रवचन सुन करके, किसके प्रवचन सुन करके, ये निग्रोध के अशोक ने क्या सुने थे दोस्तों, ये प्रवचन सुन करके। अशोक ने जैसे इसके प्रवचन सुने तो ऐसा बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म की ओर तो क्या होगा दोस्तों आकृष्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, दीक्षा किसने दी थी। तो अशोक को जो बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दी थी दोस्तों ये थे आपके उपगुप्त। ध्यान करिएगा, ये परीक्षा में क्या आपके ये आते हैं। और उपगुप्त का दोस्तों एक नाम अगर ना मिले तो एक दूसरा नाम है इनका बाल समुद्र। ध्यान करिएगा, ये बाल पंडित समुद्र, बाल पंडित समुद्र उपगुप्त। ये ध्यान करें, ये वही उपगुप्त हैं। ध्यान सुनिएगा, ये दोस्तों वही उपगुप्त हैं जिन संत के साथ में अशोक ने धम्म यात्रा की,
चाहे लुम्बिनी वन हो, चाहे बोध गया हो, जहाँ जहाँ भी अशोक गए वहाँ चर्चा करेंगे कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए, 20वें वर्ष लुम्बिनी वन गए, लुम्बिनी वन में कर 1/6 घटाकर 1/8 कर दिया था, चर्चा करेंगे। तो ये वही उपगुप्त हैं जिनके साथ में अशोक ने लगभग सभी धम्म यात्राएं की, वहाँ धम्म में चर्चा करेंगे, वही उपगुप्त है। इनका एक नाम बाल पंडित भी दोस्तों क्या है आपका ये आया हुआ है, तो थोड़ा सा क्या है देखिएगा। अशोक के समय आपको बता दें एक आजीवक संप्रदाय के संत थे, उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य ये दोस्तों अशोक के गुरु भी थे। ध्यान करें, दीक्षा दी थी उपगुप्त ने, लेकिन अशोक के गुरु कौन थे दोस्तों? ये भी थे। हालांकि सभी संतों का आपका सम्मान करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि अशोक के गुरु कौन थे, तो आपका मोगलीपुत्र तिस्य को लगाएंगे दोस्तों। ये आजीवक संप्रदाय के थे। ये कौन थे? आजीवक संप्रदाय के थे। आपको बता दें अशोक की जो माँ थी धर्मा थी, ये भी दोस्तों क्या है आपके आजीवक संप्रदाय से आपकी क्या थी संबंधित थी। मतलब ये आजीवक संप्रदाय को दोस्तों क्या है आपकी ये मानती थी। यहाँ जो आपका क्या कहें, जो आपका कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी में जो अशोक को लिखा है, वो लिखा है कि अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, कश्मीर का पहला शासक अशोक है, श्रीनगर की स्थापना करने वाला शासक है दोस्तों अशोक है। इसके अशोक ने आपका नेपाल के पास ललितपत्तन नगर आपका बसाया था। देवपत्तन उसकी पुत्री जो दोस्तों चारुमती है, ये चारुमती ने क्या किया था, ये देवपत्तन आपका ये बसाया था। ये ललितपत्तन दोस्तों ये अशोक ने आपका बसाया था। ये दोनों नेपाल में है। श्रीनगर भी अशोक ने बसाया था। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये राजतरंगिणी में क्या है आपका उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा क्या देखिएगा। चलिए, तो ये तो अशोक का एक सामान्य परिचय होगा, एक जीवन परिचय होगा जो परीक्षा में आपके आता ही है। पेपर उठा के देखिए, सब करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन आपके क्या है दोस्तों परीक्षा में आए हैं, और लगभग हमने कोशिश की कि सभी पर आने वाले 99% क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ आप क्लियर क्या है आपके हो चुके हैं। जिनके पुत्र, रानी, आपका राजकुमारी, जिसके भी नाम आते हैं सब आपके क्या है लगभग हम ये कर चुके हैं। ये प्रारंभिक जीवन आपका चल रहा है जो बौद्ध स्रोतों के आधार पर है आपका, जिसमें दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश दोस्तों क्या है मेन है। कुछ अभिलेखों में भी आपका क्या है इस प्रकार से ये कहा गया है, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद अशोक के जो जीवन में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, अशोक की पहली और आखिरी विजय दोस्तों जो है वो है आपकी क्या है ये कलिंग युद्ध है। यहाँ कलिंग युद्ध के बाद आपको बता दें ये अशोक जो था ये चंडाशोक से जो निष्ठुर था, चंडाशोक से दोस्तों क्या हो गया, ये धम्माशोक हो गया। बस अशोक को आपको सबको मालूम है दोस्तों, ये प्राचीन भारत के पहले महान शासक जिनको द ग्रेट कहते हैं दोस्तों, वो पहले महान हैं। भारत में 4 महान शासक हुए, एक अशोक हुए हैं, आपके क्या कहें कनिष्क हुए हैं, हर्षवर्धन हुए हैं। मध्यकालीन भारत में एक ही हुए हैं, अकबर महान हुए हैं। तो ये भारत के जो पहले महान शासक है, तो अशोक को महान क्यों कहा जाता है दोस्तों? बस कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, ये यहीं से अशोक क्या है आपका ये महान कहलाए। मतलब जो अशोक में ये चंडी गुण थे, जो अशोक निष्ठुर था, धम्माशोक हो गया, मतलब अच्छा अशोक हो गया। कुल मिला के क्या है यहाँ आपको दोस्तों बता दें, ये जो धम्म भेदी थी, यहाँ से धम्म भेदी स्टार्ट हो गया। धम्म भेदी दोस्तों क्या हो गया स्टार्ट हो गया। यहाँ जो साम्राज्य विस्तार की नीति चल रही थी दोस्तों, उस साम्राज्य विस्तार की जगह क्या है आपका ये धम्म का विस्तार, आप क्या है ये सद्गुणों का विस्तार, एक शांति अहिंसा की नीति का दोस्तों क्या हो गया विस्तार हो गया। कलिंग युद्ध के बाद कैसे हुआ इसकी चर्चा क्या कहते हैं अपन लोग, आइए करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कलिंग आपका क्या है उड़ीसा का पुराना नाम है जो यहाँ स्थित है, ये आपका हो गया। कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग युद्ध आपको क्या है कब हुआ, ये आपको बता दें। ये राज्याभिषेक की क्या है 8वें वर्ष में होगा। 8वें वर्ष में दोस्तों क्या है राज्याभिषेक हुआ था। ये 261, ये 261 BC में दोस्तों क्या है आपका ये युद्ध हुआ था। कौन? कलिंग युद्ध। ध्यान सुनिएगा, परीक्षा में डेट आती है कब हुआ, 8वें वर्ष हुआ। कब हुआ और राज्याभिषेक कितने साल में 8वें वर्ष हुआ, 261 BC में हुआ। और इस युद्ध का जो वर्णन है ये प्रमाण मिलता है, ये किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको बता दें ये 13वें जो अभिलेख है अशोक का, 13वें जो अभिलेख है, इस 13वें अभिलेख में आपको बता दें ये इसका रक्त रंजित वर्णन है। ऐसा क्या है आपका ये
रक्त रंजित क्या है दोस्तों ये वर्णन है किसका 13वें अभिलेख में। बाकी इतिहासकार भी इसका क्या कहते हैं पूरी तरह से क्या आपका वर्णन करते हैं। यहाँ कारण आता है कि ये युद्ध हुआ क्यों। यहाँ आपको बता दें लामा तारानाथ कहते हैं कि कलिंग ने अशोक की जो मुक्ता मणियों को क्या किया था आपका ये चुरा लिया था, चुराया। चलो ठीक है, ये भी है। दूसरा ये भी है आपका कि चाणक्य बताते हैं कि कलिंग क्या था दोस्तों ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए क्या था आपका ये प्रसिद्ध था। ये चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार आपका क्या है ये कारण बताया जाता है। तीसरा ये है कि कलिंग पहले मौर्य आपके साम्राज्य में था, ऐसा कहा जाता है आपका। ये क्या हो गया था आपका ये अलग क्या आपका ये हो गया था। चौथा ये है कि ये अशोक की क्या थी दोस्तों ये महत्वाकांक्षा। चलिए यहाँ दोस्तों जो कलिंग युद्ध हुआ इसका प्रमाण इस समय राजा कलिंग का कौन था, तो ये एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ध्यान सुनिएगा, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है दोस्तों, और सब जानते हैं आप लोग ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये खारवेल का है। कलिंग राजा खारवेल का क्या है ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो राजा का जो उल्लेख हुआ है दोस्तों ये नंदराज का कोई राजा शासन कर रहा था, नंदराज। यहाँ कलिंग का राजा कौन था आपका ये ऐसा बताते हैं कि नंदराज कोई राजा था यह है। लेकिन 13वें अभिलेख दोस्तों आपको बता दें ये राजा का उल्लेख आपका नहीं करता है, ये कलिंग राजा खारवेल के अनुसार है। इसलिए परीक्षा में राजा का नाम दोस्तों बहुत कम आता है। लेकिन हाँ खारवेल के अनुसार कौन सा राजा था तो नंदराज आपका क्या है शासन उस समय क्या है आपका ये कर रहा था। दोस्तों ये युद्ध इतना भयंकर था, इतना विवत्स था। इस युद्ध में आपको बता दें लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे, 1.5 लाख के आसपास क्या हो गए थे घायल हुए थे। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें इस दृश्य को देख करके अशोक का क्या हुआ दोस्तों ये हृदय परिवर्तन हुआ। सीधे सीधे यहाँ पे क्या है आपका ये हृदय परिवर्तन हुआ आपका। और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो शांति और अहिंसा की ओर चल पड़ा। हमेशा के लिए उसने युद्ध बंद कर दिए। इसलिए दोस्तों कलिंग का युद्ध अशोक का पहला और अंतिम युद्ध क्या है माना जाता है। जब कोई एक राजा समकालीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक हो तो स्वाभाविक है आपका उसका शांति और अहिंसा की नीति की ओर चलना बहुत बड़ी क्या है आपका बात होती है। यहाँ आपको दादा डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी अशोक के बारे में कहते हैं कि अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शौर्य था, समुद्रगुप्त जैसी बहु पिथवा संपन्न था, और अकबर जैसी उसमें क्या थी दोस्तों सहिष्णुता थी। ये जो यूनान के शासक कॉन्स्टेंटाइन है उससे भी क्या है अशोक की क्या है दोस्तों तुलना की जाती है। विश्व की राजनीति में आपके क्या है ये महान सितारों की भांति सूर्य की भांति आपको क्या है चमकता हुआ अशोक को दोस्तों क्या है आपका ये बताया गया है। इसने कलिंग युद्ध के बाद चाणक्य द्वारा अपनाई गई लौह नीति को त्याग करके दोस्तों शांति और अहिंसा की नीति को क्या किया था इसने अपनाया था। यही इसका क्या है कलिंग युद्ध का दोस्तों क्या है आपका ये महत्व है। यहीं से अशोक महान हो गए, यहीं से चंडाशोक धम्माशोक हो गए, यहीं से अशोक शांति अहिंसा की नीति की पर चल पड़े। यहीं से क्या है अशोक ने विश्व शांति अहिंसा जन कल्याण लोक कल्याण मानव मात्र का कल्याण जीव मात्र का कल्याण ये सब दर्शन क्या है दोस्तों ये एक शासक को शक्तिशाली शासक को क्या है आपका दोस्तों यहाँ सीखने के लिए मिलते हैं। वो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद क्या है आपका ये मिले हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका कलिंग युद्ध का महत्व कि क्या इसका इतिहास में क्या है आपका ये महत्व है कलिंग युद्ध। अब अशोक यहाँ से महानता की ओर क्या होगा दोस्तों अग्रसर हो गए। अब जब अशोक महान हुए तो स्वाभाविक है अगली क्लास में अपन इनका धर्म पढ़ेंगे कि इनका जो धर्म था वो क्या था। इसके बाद इनके अभिलेखों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। अशोक थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है। आर.पी. त्रिपाठी कहते भी हैं दोस्तों कि अशोक ऐसा व्यक्ति है कि जिसे पढ़ने के लिए बहुत अधिक पन्ने पलटने पड़ेंगे। कुल मिला के अशोक को बहुत अच्छे से क्या है और बहुत विस्तृत तरीके से क्या है पढ़ना पड़ेगा। और ये मौर्य काल में सबसे अधिक आने वाले क्वेश्चन दोस्तों यही टॉपिक है। अशोक से ही क्या आते हैं आपसे सबसे ज़्यादा क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आया करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये अशोक का आपको क्या करना है। ये सामान्य परिचय था और कलिंग युद्ध का क्या किया था दोस्तों ये वर्णन हमने अशोक के समय आपका किया है। तो ये थोड़ा सा क्या है दीजिएगा। और इन्होंने ठीक है महावीर स्वामी ने कहा था जियो जीने दो। तो एक शासक होते हुए भी शक्तिशाली शासक होते हुए भी इसने जियो और जीने दो का दोस्तों क्या किया सिद्धांत दिया। और इसने ये भी किया कि राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है ये भी एक दर्शन दिया।
बहुत सारी चीज़ें दोस्तों क्या है विश्व के है अपने इसने अशोक ने क्या किया आपका ये बताई हैं। और एकमात्र शासक था दोस्तों जिसने क्या किया आपका ये इतिहास का गणना वर्ष राज्याभिषेक से क्या किया आरंभ किया। ये है अशोक की महानता और ये है अशोक क्या है आपका ये प्राचीन भारत का सबसे महान शासक। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक देखिएगा। ये पूरे चीज़ें क्या है आपका ये महत्वपूर्ण है, चाहे अशोक का प्रारंभिक जीवन हो, माता पिता, उनकी पत्नियां जो हमने स्टार लगाया वो भी करना है, ये सत्ता संघर्ष, ठीक है ना, ये पूरा करना है। उनकी नाम उपाधियाँ किस में अशोक मिलता है, किस में क्या मिलता है, ये दोस्तों पूरा करिएगा। दीक्षा किसने दी, गुरु कौन थे, कैसे हुई, ये पूरे क्या है आपका ये इनके राज्य है। यहाँ राज्य आपको बता दें ये जो कलिंग राज्य था इसकी राजधानी तोसली बनाई थी। अपने राज्य साम्राज्य में कलिंग को शामिल किया था अशोक ने, 2 पार्टों में राजनीतिक रूप से बांटा था। पूर्वी राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उत्तरापथ की राजधानी दोस्त तक्षला थी, अवंती जो राज्य था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणापथ था दोस्तों उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, ये कर्नाटक में है। इसकी राजधानी क्या थी आपकी, सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये अशोक का जो साम्राज्य था दोस्तों ये 5 भागों में था। एक था आपका पूर्वी राज, दूसरा था कलिंग, तीसरा था दोस्तों आपका तक्षला, चौथा था अवंती, 5वां था आपका ये दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये अशोक का साम्राज्य 5 भागों में था, 5 राज्यों में था, और ये 5वां कलिंग अशोक ने ही अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इस प्रकार से क्या है आपका हमें विश्वास है दोस्तों कि ये अशोक आपको बेहतर तरीके से क्या है समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको गारंटी देते बहुत अच्छे से क्या है समझ में आएगा। अशोक अभी और चलेगा, अभी 2 क्लास अशोक की क्या है और होगी। आप आइए हमारे साथ बने रहें और प्राचीन भारत मन से पढ़िए, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, आत्मा से पढ़िए, फिर देखिए आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में पुनः आपसे क्या होगी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।